नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी को हम पढ़ रहे हैं। चौथे अंश में हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व में हमने बचपन की चर्चा के पश्चात सैनिक जीवन की कठिनाइयाँ और उसके बाद लहना सिंह के चरित्र के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वह अपने साथियों के लिए स्नेह रखने वाला, तुरंत निर्णय करने वाला, समझदार, सजग, मुसीबत के समय अपनी तुरंत बुद्धि के माध्यम से किस तरह से वह लेफ्टिनेंट साहब को अपनी बातों में उलझा कर रखता है और फिर इसी बीच में वह तुरंत निर्णय करता है कि अब उसे क्या करना है। इस अंश में होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। तुरंत वह अपने साथियों को सजग करता है कि किस तरह से मुसीबत आई है और किस वेश में आई है, और स्पष्ट करता है कि सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा है और बहुत सीमित शब्दों में वह अपनी बात को स्पष्ट करते हुए सारी जानकारी अपने शेष बचे हुए साथियों को देता है और निर्णय करता है कि आगे जाकर सूबेदार स्वयं लेफ्टिनेंट साहब की बताई रास्तों पर जाते हुए बहुत दूर निकल जाएंगे और इस बीच में यह खंदक पर अपना अधिकार कर लेगा। आदेश देते हुए तो वह बोलता है कि तुरंत तुम लोग चले जाओ और सूबेदार को वापस लौटा लाओ, लेकिन उसके अधीनस्थ साथी उसे कहते हैं कि सूबेदार उन्हें यहीं रहने का आदेश देकर गया है। लेकिन लहना सिंह कहता है कि इस समय मैं सबसे बड़ा हूँ, हुक्म इस समय महत्व नहीं रखता, बल्कि सबके जीवन को बचाना इस समय हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ एक और संकेत मिलता है कि सैनिक चाहे कितना ही विजय की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन कई बार उनके सामने ऐसी दुविधा हो जाती है कि वह चाहकर भी शत्रु के साथ मुकाबला नहीं कर पाते हैं। दूसरे दो साथी जिनको वह भगाकर सूबेदार को वापस बुलाकर लाना चाहता है, वह कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ 10 में से हम 2 जाने के बाद 8 रह जाओगे। लेकिन वो लहना सिंह का निर्णय है कि किसी भी तरह से उसे जल्दी ही अपने साथियों को बचाना भी है और आगे जो साथी चले गए हैं उन्हें लौटाकर भी लाना है। आदेश देकर तुरंत सुरक्षा की दृष्टि से लहना सिंह दीवार से चिपक जाता है। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेर के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और एक तार भी बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिस सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। जितनी देर लहना सिंह अंदर आकर अपने साथियों को सचेत करता है, लेफ्टिनेंट साहब भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए खंदक को उड़ाने के लिए बम बांध देते हैं और उसे जलाने की तैयारी करते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि लहना सिंह सजग हो चुका है और वह भी अपने बचाव के लिए मैदान में उतर आया है। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सांप की कूहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ सांप के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा सांप की गर्दन पर मारा
और साहब अख मिनगोट कहते हुए चित्त हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और सांप को घसीटकर सिगड़ी के पास ले आया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उसने अपनी जेब के हवाले की। यहाँ हमें लैना सिंह की तुरंत बुद्धि और साहस का पता चलता है कि बाहर के आदेश के बाद वह तुरंत सजगता पूर्वक लेफ्टिनेंट साहब पर, इससे पहले कि वो खंदक को उड़ा दें, अपनी बंदूक से उनके आक्रमण को रोकता है और उनके हाथ से कहीं आग बम को ना धधका पाए, उससे पहले ही वह आक्रमण करके उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिलों में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। जैसे ही लेफ्टिनेंट साहब होश में आते हैं तो लैना सिंह का व्यंग्यात्मक रूप उनके सामने होता है कि किस तरह से झूठ बोलकर उसने लेफ्टिनेंट साहब को फंसाया और अब उनका मजाक बना रहा है कि मैंने आज बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। लैना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले, लेकिन संपूर्ण सजगता के बाद भी लैना सिंह थोड़ी सी मात खा गया। उसने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन पैंट में को उसने चेक नहीं किया था। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो गए हो, पर मांझे का लैना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। यहाँ लैना सिंह अपनी विजय की प्रशंसा में लगा हुआ है और उसका ध्यान बढ़ जाता है, और इसी ध्यान बंटने की स्थिति में शत्रु को मौका मिल जाता है। वह कहता है कि इतना आसान नहीं है कि लैना सिंह को इस तरह से धोखा दिया जा सके कि जर्मन भेदिया आकर उनका सब कुछ बिगाड़ दे। लेकिन 3 महीने अपनी एक कहानी वह अपनी ही मस्ती में लेफ्टिनेंट साहब को सुना रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही उसने लेफ्टिनेंट साहब की बेईमानी को पहचाना है, बल्कि इससे पहले भी उनके गांव में कोई मौलवी आया था और वह ताबीज़ देता था जिससे बच्चे हो सकें, या दवाइयाँ देता था, और झूठ सच कहकर वह लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। यह स्थिति यहाँ हमारी धार्मिक संस्कृति, धार्मिक अंधविश्वास को भी प्रकट करती है कि किस तरह से किसी भी जाति के पुजारी, मौलवी आदि बड़ी आसानी से औरतों और बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हुए तावीज़ बांटते हैं, जो कि हमारे यहाँ का एक महत्वपूर्ण अंधविश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तावीज़ बांधने से समाप्त हो जाती हैं। और साथ ही अनजान अनपढ़ जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए वे किस तरह से कहानियाँ सुनाकर विशेष तौर पर औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस बात का संकेत करता है। लेकिन वह कहता है कि मैंने बहुत अच्छे से उसको पहचाना और उसे अपने गांव से बाहर निकाला है। लेकिन इसी क्षण उसकी इस थोड़ी सी लापरवाही का फ़ायदा पलटन साहब उठा लेते हैं, और क्योंकि उसने पतलून को नहीं जांचा था, ऐसी स्थिति में जेब में हाथ डालकर लेफ्टिनेंट साहब पिस्तौल चला देते हैं और उसकी गोली लैना सिंह की जांघ में लग जाती है। लेकिन लैना सिंह भी सजग होता है।
वह भी तुरंत प्रहार करता है और लप्टन साहब को ख़त्म कर देता है। बोधा चिल्लाया, क्या है? लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था और मार दिया, और उसे सब हाल कह दिया। बोधा सिंह का ध्यान रखते हुए वह बोधा सिंह से अभी भी सच्चाई को छिपाता है और अन्य साथियों को पूरी बात बता देता है कि गोलियों की आवाज़ सुनकर बाहर जो सैनिक लप्टन साहब के साथ थोड़ी दूरी पर होंगे वो तुरंत आ जाएंगे, इसलिए मुकाबला करने के लिए सारे के सारे बंदूकें लेकर तैयार हो जाएं। लैना सिंह मुकाबला करने के साथ साथ अपने घाव को भी छुपा जाता है और साफा फाड़कर घाव पर पट्टियां कसकर बांध देता है, जिससे कि खून ना बहे और किसी को पता ना चले। जैसा कि जर्मन सैनिक अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसी समय पर गोली की आवाज़ के कारण 70 सैनिक खाई में घुस पड़ते हैं। सिखों की बंदूकें की बाढ़ ने पहले धावे को रोक दिया। आक्रमण दोनों तरफ से बराबर हो रहा है। यहाँ सिर्फ 8 सैनिक थे और उधर 70 सैनिक एक साथ आए हैं। पहले प्रहार को वह रोक देते हैं, दूसरे प्रहार को रोक देते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि बार बार इतने सारे लोगों को मुकाबला करना थोड़ा सा कठिन है। जर्मन अपने बहुत सारे अपने साथियों जो कि मृत हो चुके हैं उनके ऊपर पांव रखते आ जाते हैं। यहाँ एक विभत्स चित्रण हमारे सामने आता है कि सैनिक या युद्ध भूमि में मौत और जीवन कोई मायने नहीं रखता। वो साथी जो अभी उनके साथ लड़ रहे थे, उस समय लक्ष्य चाहे वो शत्रु सैनिक हो या विपक्ष के या पक्ष के, जहाँ के भी सैनिक हैं, उस समय उनका लक्ष्य सिर्फ आक्रमण होता है, ये परवाह किए बिना कि उसका साथी मर गया है, गिरा हुआ है या उनके पैरों तले रोंदा जा रहा है। अचानक आवाज़ आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। देखिए, अब लैना सिंह ने जिन साथियों को सूबेदार सिंह को वापस बुला लाने के लिए भेजा था, मुकाबला करते हुए वह कुछ असफलता और सफलता प्राप्त करते हैं और सही मौके पर वो साथी जो आगे चले गए थे लौट कर आ जाते हैं और जर्मन सैनिक दोनों के बीच में फंस जाते हैं, जैसे चक्की के पाटों के बीच में गेहूं पिस जाता है। सामने से लैना सिंह मुकाबला कर रहा है और पीछे से हज़ारा सिंह और सूबेदार की बंदूकें आग बरसा रही हैं। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। दूर से उन्होंने गोलियां चलाई और पास आकर उन्होंने जर्मनों को मारना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाली सिक्खा दी फौज आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल, और लड़ाई खत्म हो गई। अतिरिक्त सजगता से लड़ते हुए भारतीय सैनिकों को सफलता प्राप्त होती है आगे और पीछे के मुकाबले में। जबकि सैनिक बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वह जर्मन सैनिकों को मार गिराने में सफलता प्राप्त करते हैं। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। खेत रहे थे मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे या करा रहे थे। 70 में से 63 जर्मनों को मार गिराना या घायल कर देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे पर गोली आर पार हो गई। लैना सिंह की पसली में भी एक गोली लगी। आक्रमण में ऐसा नहीं होता कि पक्ष के लोग या एक तरफा लोग ही मारे जाएं, बल्कि दोनों तरफ ही नुकसान होता है। इस समय जर्मन सैनिक ज़्यादा मरे और भारतीय सैनिक में भी 15 के जान गई। कुछ सैनिकों घायल भी हुए, जिसमें सूबेदार को भी गोली लगी है और लैना सिंह की पसली में भी गोली लगी है। लेकिन लैना सिंह किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता और वह तुरंत खंदक की गीली मिट्टी से अपने घाव को भर लेता है
और उस पर कसकर कमरबंद लपेट देता है। किसी को भी यह पता नहीं चलने देता कि उसे इतना अधिक गहरा घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसे शई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणो उपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों में चिपक रही थी। मैं पीछे दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुनकर कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि की सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस अंश में लेखक ने संस्कृत की शब्दों का प्रयोग करते हुए युद्ध क्षेत्र में रात में हुए युद्ध का वर्णन करने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से उन्होंने सेना के मंतव्य को स्पष्ट किया है। सारे सैनिक लौट आते हैं और प्रसन्नतापूर्वक वह अपनी विजय के नारे लगाते हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि चांद जो है वह अपने नाम को सार्थक कर रहा है। शई मतलब धीरे धीरे जो घटता है, उसकी उपमा उन्होंने युद्ध भूमि से दी है कि किस तरह से चंद्रमा जब पूर्ण रूप से निकलता है और धीरे धीरे उसका आकार छोटा हो जाता है और फिर धीरे धीरे विकास करता हुआ वह पूर्णिमा का चांद कहलाता है, और अमावस्या की तिथि को उसका पूर्ण क्षय हो जाता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है या दिखाई नहीं देता है। इस अंश में शई चंद्रमा के माध्यम से जीवन के उतार चढ़ाव की ओर संकेत किया है कि जिस तरह से चांद क्रमशः बढ़ता हुआ पूर्णता को प्राप्त करता है और घटता हुआ अंत को प्राप्त करता है, उसी तरह से हमारा जीवन है जो कि विकास भी करता है और युद्ध भूमि में धीरे धीरे जीवन अमावस की तरह क्षय भी होता है, नष्ट भी होता है। लड़ाई के समय शई नाम बड़ा सार्थक दिखाई दे रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे सेना जो है वह अंत को प्राप्त होती है, लेकिन जब वो विकास को प्राप्त होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो वह पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह चमक उठती है। अर्थात जब सफलता प्राप्त होती है तो यही चांद पूर्णमासी का चांद बन जाता है, और जब विनाश की ओर बढ़ती है तो शई नाम हो जाता है। हवा की तीखी चुभन को भी इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जिस तरह से बाणभट्ट कवि ने दांतों को किटकिटाने वाली सर्दी की उपमा वीणा से दी है, उन्होंने बड़ी प्राकृतिक उपमा देते हुए कहा कि जिस तरह से वीणा के तार धीरे धीरे आपस में टकराते हुए मधुर ध्वनि की करते हैं, उसी तरह से सर्दी के कारण जो दांत किटकिटा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो दांतों से वीणा बजाई जा रही है। सूबेदार लहना सिंह अचानक हुए आक्रमण को पूरी सतर्कता के साथ मुकाबला करते हैं, लेकिन सबसे अधिक घायल भी हो जाते हैं। उनकी चर्चा करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि वे अपने साथियों को बड़ी तन्मयतापूर्वक अपनी सारी बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उन्होंने नकली सांप को पहचाना और प्रत्युत्पन्नमति अर्थात तुरंत बुद्धि कि सामने जो समस्या आई है उसको तेज़ी से निर्णय लेते हुए, शीघ्र निर्णय लेते हुए किस तरह से उन्होंने उनका मुकाबला किया। उनकी इस क्षमता, लहना सिंह की इस क्षमता की सभी सराहना करते हैं। और
इस भाव को स्पष्ट करते हैं कि आज जो वो जीवित हैं या उन्होंने जो विजय हासिल की है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण लहना सिंह है। अन्यथा सारे के सारे भारतीय सैनिक आज जर्मनों के हाथों मारे जाते अगर लहना सिंह सही समय पर सही निर्णय ना करता। इस तरह से लहना सिंह के चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। सेना में ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही सहायता मिल जाए, लेकिन फिर भी गोलियों की आवाज़ों को सुनकर और आपसी आदान प्रदान के द्वारा सैनिकों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर और गाड़ियाँ बहुत जल्दी से पहुँचती हैं, लेकिन फिर भी अधिक घायल लोगों को पहुँचाने के लिए समय लगता है, क्योंकि उस समय सुरक्षा भी ज़रूरी है। तत्काल सहायता करते हुए घायलों की मरहम पट्टी तो कर दी जाती है, लेकिन संपूर्ण सहायता पहुंचने के लिए उन्हें मुख्य स्थल पर पहुंचना होता है। गाड़ियों के आने के बावजूद, डॉक्टरों के आने के बावजूद भी लहना सिंह अपनी चोट को कम बताते हुए वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता और बोधा सिंह, जो कि बुखार तेज होने के कारण उठ नहीं पा रहा है, उसे गाड़ी में भेजता है और सूबेदार को कहता है कि देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक तो तुम्हारा पुत्र बोधा जो है वह बीमार है और साथ ही तुम्हें भी गोली लगी है, इसलिए तुम्हारा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और सूबेदारनी की कसम देता है। यहाँ यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस तरह से लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम और अपने वायदे को निभाने के लिए, जो कि सूबेदारनी अर्थात बचपन की वो छोटी लड़की जिसे वह वायदा करके आया है कि वह उसके पुत्र और पति की रक्षा करेगा, स्वयं कठिन परिस्थितियों में होते हुए उन दोनों को यहाँ से गाड़ी में भेज देता है और प्रयास करता है कि उन्हें कुछ भी पता ना चले। और गाड़ी के जाते ही लहना सिंह लेट जाता है और अपने कमरबंद को खोलता है, जो कि खून से तर हो चुका है। अभी तक वजीरा को भी पता नहीं है कि लहना सिंह को इतनी ज़्यादा चोट आई है। इस अंश में लहना सिंह के समर्पण, युद्ध में जीत और एक दूसरे के प्रति अपनापन स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कोई भी सैनिक युद्ध भूमि में लड़ने से बचना नहीं चाहता है और घायल परिस्थितियों में भी वह किस तरह से अपने साथी को आगे करके उनके जीवन की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। लहना सिंह यहाँ दो भावों से जुड़ा हुआ है। एक, सैनिक होने के कारण वह समर्पित भाव से कार्य कर रहा है, और दूसरी ओर अपने बचपन के उस प्रेम और सूबेदारनी के साथ किए गए वायदे को निभाने के लिए वह बिना कुछ कहे अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ लहना सिंह की वचनबद्धता स्पष्ट होती है कि जीवन में व्यक्ति अगर किसी को वचन दे तो उसे मरते दम तक निभाने का प्रयास करना चाहिए।